लास्ट सेशन में हमने हमने कवर किया था टॉपिक से डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, और इसको कैसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को। और इसके इस सेशन में हम कवर करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका यूज़ करके कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब डिटरमिनेंट का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहले एक दो टॉपिक आते हैं, एक माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। माइनर्स मतलब होता है, सबसे पहले तो एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। जैसे कि माना ये एक डिटरमिनेंट है, मतलब आपको पता ही है कि डिटरमिनेंट में रोज़ होती है, कॉलम होते हैं, और रोज़ कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये माना मेरा A11 मतलब है यहाँ पे जो पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर, जो अगला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नंबर, और जो ए है वो रिप्रेजेंट करेगा उस रो और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग क्या वो जो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। A11 A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब पहला रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो वैसे ही A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये एलिमेंट्स होंगे जो इसको कहेंगे ए ऑफ आई जे। जो आई नंबर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, मतलब ये जो एलिमेंट है वो कौन से रो पे स्टैंड कर रहा है, और जो नंबर ऑफ और कौन से जे मतलब कौन से कॉलम पे स्टैंड कर रहा है। मतलब आई मतलब यहाँ पे आई मतलब नंबर ऑफ रो, मतलब कौन से नंबर ऑफ रो पे है वो, और जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे है। जैसे कि ए ऑफ टू टू मतलब ये दूसरी रो में इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर है दूसरा, और इसका कॉलम नंबर है दूसरा। तो इसको ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, रो नंबर, पहला रो दूसरा रो आ गया। अब कॉलम नंबर ढूंढ रहा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आ रहा है। तो A22 मेरा कहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिडल में। तो इसको ऐसे ही फाइंड करना है, मतलब आई जे, ए ऑफ आई जे मतलब रिप्रेजेंट करेगा ये एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की एलिमेंट्स के, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की जनरल फॉर्म है ए ऑफ आई जे। आई रिप्रेजेंट करेगा कौन से नंबर ऑफ रो पे है वो, और जे रिप्रेजेंट करेगा कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे है वो एलिमेंट। तो देन इसके बाद अब हम जानेंगे कि माइनर और को फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले माइनर मतलब होता है, माइनर जो कोफैक्टर निकलते हैं ना, वो हर एक एलिमेंट के स्पेसिफिक निकलते हैं। मतलब माइनर और कोफैक्टर हर एक एलिमेंट्स के निकलते हैं। जैसे कि इस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर क्या होगा, माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर क्या होगा इस एलिमेंट का। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिफरेंट है, तो उसके रो कॉलम नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, और निकालते भी रो कॉलम नंबर से ही मतलब डिफाइन करते हैं कि इसकी माइनर और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है हर एलिमेंट की। तो जो माइनर होगा वो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम ऑफ आई जे, मतलब माइनर ऑफ आई जे मतलब आइथ रो और जेथ कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या है। जैसे कि माना ये है पहला रो, पहले कॉलम पे ये एक एलिमेंट है, तो इसका जो माइनर निकालेंगे उसको कहेंगे एम ऑफ 11। तो जैसे कि एम ऑफ आई जे एक जनरल माइनर है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एम ऑफ आई जे। तो एम ऑफ आई जे जो माइनर निकलेगा वो किसका होगा, ये माइनर होगा ए ऑफ आई जे, एक एलिमेंट होगा इस पूरे डिटर्मिनेंट में। तो माइनर मतलब होता है कि मतलब माइनर मतलब हमें ना इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालना होगा। इस एलिमेंट के रो कॉलम को छोड़ के जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसी को हम माइनर कहते हैं। डिटरमिनेंट obtained by eliminating or deleting ith
रो एंड जेथ जेथ कॉलम, मतलब आइथ रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो 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 डिटरमिनेंट वैल्यू बचेगी उसी का हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि मुझे माइनर निकालना है, तो माइनर निकालने के लिए इसकी मुझे निकालना है इस एलिमेंट का माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर को रिप्रेजेंट करूँगा m ऑफ 1 1 से, मतलब जो पहला रो पहले कॉलम का जो होगा, पहला रो पहले कॉलम के एलिमेंट का जो माइनर होगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है सबसे पहले उसे सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट कर लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जौन सी भी रो होगी ये उस रो को डिलीट कर दिया, इस रो को हमने हटा दिया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम होगा उसको भी हटा दिया, मतलब इन दोनों को मैंने हटा दिया। तो अब जो एलिमेंट बचे ये 4 बचे हैं, तो इन चारों का डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो इन चारों को जो डिटरमिनेंट निकालूंगा वो क्या होगा, ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 3, ए ऑफ 3 2, ए ऑफ 3 3। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूँगा, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने का वही तरीका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए ऑफ 22 2 मल्टीप्लाई होगा ए ऑफ 3 3 से, और ये माइनस ए ऑफ 3 2 मल्टीप्लाई ए ऑफ 2 3। तो जो आएगा मेरा उसे कहेंगे माइनर ऑफ 1 1, मतलब इसकी कौन सा एलिमेंट था, ये था एलिमेंट नंबर ए ऑफ 11 1। ये माइनर किसका निकला है, ए ऑफ 1 1 का माइनर निकला है ये। तो ऐसे माइनर निकालना है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल में है, ये 3 माइनस का 1 2 और 5, ये एग्जांपल हमने लिया। तो हमें इसके जो सारे एलिमेंट है हर एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो सबसे पहले माइनर निकालने के लिए पहले तो ऐसे रफ में एक बना लेते हैं, ये ए ऑफ 1 1 होता है, ए ऑफ 1 2 होता है, ए ऑफ 2 1 होता है, ए ऑफ 2 2 होता है। तो हमें हर एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो हर एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए ये वाला, मतलब ये वाला एलिमेंट उठाएंगे, तो इस वाले एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आई और जे वाली वैल्यू लेनी है मुझे। तो एम ऑफ आई और जे, एम ऑफ आई और जे, आई की वैल्यू क्या है 1, रो नंबर कॉलम नंबर भी क्या है वो भी 1 ही है। अब पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम एम ऑफ 1 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ना है। तो अब एलिमेंट क्या बचा मेरा 5, तो जो 5 ही होगा, अब यहाँ पे कोई और तो बचा नहीं है, तो इसको जो 5 ही होगा तो 5 ही इसका क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 1 1 क्या हो गया, इसका 5 निकल गया। तो फिर अब माइनर ऑफ 1 2, मतलब 1 2 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका निकालेंगे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो ये रही हटाया, इसको नेगलेक्ट करा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को भी छोड़ दिया, तो बाकी बचा है 2। तो 2 अकेला है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। और ऐसा ही एम ऑफ 2 1 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ये सेकंड रो पे है, पहले कॉलम पे है ये वाला एलिमेंट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो क्या है ये, और कॉलम क्या है ये, तो इसके ये रो है ये कॉलम है, तो इसको छोड़ेंगे तो बचा क्या है ये मेरा 1, मतलब यहाँ पे -1 है, तो क्या बचेगा मेरा माइनस का 1 एम ऑफ 2 1। तो और एम ऑफ 2 2, एम ऑफ 2 2 कैसे निकलेगा, ये वाला एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट की रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, तो बाकी जो बचा है ये बचा, क्या बचा 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा माइनर सीख लिया। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स होती तो हमें क्या, सॉरी 3/3 का डिटरमिनेंट होता, तो ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट होता, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता, उसमें हमें ये ऐसे अप्लाई करना पड़ता जैसे हमने यहाँ किया था। अगर 3/3 का होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाली जो डिटरमिनेंट बनी है उसका डिटरमिनेंट 2/2 को डिटरमिनेंट बना के तब सॉल्व करना पड़ता। अगर 2/2 का पहले से ही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी होती है। आपका माइनर ही हो गया। और कोफैक्टर मतलब, तो कोफैक्टर को
तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है सी ऑफ आई जे। आई जे मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम जो माइनर में था। और तो इसका जो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूले में सबसे पहले तो हमें माइनर पता होना चाहिए, उस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर पता होना चाहिए। तो इसका माइनर हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा। जैसे सी का माइनर निकालना बिल्कुल वैसे ही निकालना है। एम ऑफ आई जे माइनर निकाला, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, और जिसकी पावर होगी आई प्लस जे, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग रो जो कॉलम होंगे, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम की पावर को, रो कॉलम को प्लस करके -1 की पावर कर देनी है, बस। तो इसी की मदद से हमें पता चलता है कि जो हमने शुरू में बताया था कि जो एलिमेंट के जो प्लस माइनस प्लस, जो शुरू में बताया था ना मैंने कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो पार्ट 1 में बताया था। तो ये प्लस माइनस कैसे आता है, तो वो कोफैक्टर की मदद से आता है। तो कोफैक्टर की जो वैल्यू होती है ना, ये उस -1 की पावर को आई प्लस जे से मतलब -1 की पावर आई प्लस जे करनी होती है। तो जो -1 बनेगा, मतलब ये माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू लिख देते हैं। तो जैसे कि अभी हमने इस वाले एग्जांपल में हमने माइनर तो निकाले, तो अब कोफैक्टर निकालने हैं हर एलिमेंट के। हम इस वाले एलिमेंट का माइनर निकाला, ये आया, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, वो क्या आएगा, तो कोफैक्टर ऑफ 1 1। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, -1 की पावर आई और जे को प्लस करना है। ये आई है मेरा, ये जे है, तो 1 + 1 ऑफ एम ऑफ आई जे, मतलब एम ऑफ 1 1, मतलब एम ऑफ 1 1 कितना है मेरा, एम ऑफ 1 1 है मेरा 5, इसकी वैल्यू मेरी है 5, पहले ही निकाल चुके हैं। तो सी ऑफ 1 1 की वैल्यू आएगी, अभी यहाँ पे देखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 क्या होगी, 2 हो गई, इन 2 में 5, यहाँ पे 2 हो गई, हाँ ठीक है 2 हो गई। अब अगर किसी की भी अगर माइनस में ये जो 1 है वो माइनस है, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किसी भी वैल्यू का अगर वो माइनस में है और वो उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये का हो जाएगा 5। तो C11 की वैल्यू कितनी आएगी, C11 की कोफिशिएंट ऑफ C11 पहला रो पहले कॉलम का कितना आया 5। तो ऐसे ही CO12 निकालेंगे, CO12 में -1 की पावर 1 + 2 और m ऑफ 1 2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से। अब इसकी -1 की पावर हो गई मेरी 3, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 से। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो गया था, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 3 है। अगर 3 है तो इसका मतलब ये ऑड है, अगर ऑड होगी तो ये माइनस में आएगा, इसका साइन, मतलब ये माइनस ही आएगा बाहर, तो माइनस बाहर आएगा, तो ये -1, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस ये हो जाएगा -2। तो CO12 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और ऐसे ही हम यहीं पे निकाल लेते हैं, C ऑफ 2 1 मतलब इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, C ऑफ 2 1 तो -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई में m ऑफ 2 1 की वैल्यू हमें पहले ही पता है कितनी है, -1, कितनी है, -1। तो यहाँ पे ये -1, इसकी पावर 2 + 1 3 हो गई, और ये -1 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और ये -1 तो है ही पहले से ही। तो C ऑफ 2 1 मेरी वैल्यू आ गई है माइनस प्लस, तो ये C ऑफ 2 1 की वैल्यू मेरी आ गई 1, +1। तो ऐसे ही अब C ऑफ 2 2 निकालूंगा, C ऑफ 2 2 में -1 की पावर 2 + 2, ये वाला इन दोनों प्लस करते हैं, प्लस में इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर मैंने निकाल रखा है 3। C ऑफ 2 2 इसकी पावर हो जाएगी मेरी 2 + 2 कितनी 4, -1 की पावर 4। जब -1 की पावर क्या है 4 है, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो क्या होगा 3। तो मेरा ये ऐसे मेरा कोफैक्टर निकल गया।
तो अब ऐसी माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़, तो मैंने सारी प्रॉपर्टी एक बार में लिखी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या कहती है, अगर मैं ये डिटरमिनेंट है, अगर इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दूँ, मतलब ट्रांसपोज का मतलब है जो इसके रोज़ हैं उसको कॉलम में बना दूँ और जो कॉलम्स हैं उसको रोज़ में। जैसे कि यहाँ पे ये क्या था A1 A2 A3, ये क्या था रो, एक ये टू ये एक रो है, ये एक रो है, ये रो के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने इस जो रो के एलिमेंट को वहाँ पे क्या किया ना, एक कॉलम के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। A1 A2 A3 पहले ऐसे था और अब यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे कर दिया। तो आफ्टर ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करने के बाद तो जो डिटरमिनेंट आया, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना सॉल्व करने के बाद, जो हमने सॉल्व करना सीखा है डिटरमिनेंट को, तो वो ऑलवेज सेम आएगा। चाहे हम इसका ये वाला डिटरमिनेंट निकालें, चाहे आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालें, तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसको या तो ऐसे दिखा देते हैं या इसको डेल्टा टी से भी दिखा देते हैं। टी मतलब ट्रांसपोज, मतलब आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो हैं, मतलब कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकते हैं। ये जो रूल है वो रो में भी अप्लाई होगा और कॉलम में भी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये थर्ड रो में इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, ज़ीरो हैं। अगर थर्ड रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो, तो जो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ज़ीरो आएगी। अगली प्रॉपर्टी है अगर इसके यहाँ पे कॉलम की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसकी जगह यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो होते तो भी ऑलवेज ज़ीरो मिलता। अगली प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी और रिपीटेशन प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी किसी भी डिटरमिनेंट के अगर एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग, मतलब रोज़ के किसी भी रोज़ के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट सेम सेम मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पहली रो के एलिमेंट और तीसरी रो के एलिमेंट को देखूंगा मैं, तो यहाँ पे भी 3 3 है, यहाँ पे भी 2 2 है और यहाँ पे भी 3 3 है। अगर ऐसे सेम सेम एलिमेंट्स मिलते हैं चाहे रो में या चाहे कॉलम में, तो क्या होगा, वो ऑलवेज ज़ीरो, उसका डिटरमिनेंट हमें ज़ीरो मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका क्या मिलेगा, मुझे ज़ीरो मिलेगा। तो वैसे ही अगर एक तो ये है अगर सेम सेम है, अगर सेम सेम ना हो तो उसका मुझे, अगर सेम सेम नहीं है तो उसके प्रोपोर्शनलिटी, मतलब मुझे इसके रेशो को देखना है। अगर इन दोनों के किन्हीं दो रोज़ के एलिमेंट्स का रेशो अगर सेम आता है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स अगर सेम हो तो ज़ीरो कर देना है। अगर उनके एलिमेंट्स का रेशो अगर सेम आता है तो भी हमें ज़ीरो कर देंगे। जैसे कि मैं रो 1 और रो 3 को देखूंगा, इसका रेशो निकालूंगा, इस वाले एलिमेंट का रेशो निकालूंगा, तो वो मेरा कितना आएगा, 4/8, मतलब 1/2। इस वाले एलिमेंट का रेशो निकालूंगा 3/6, ये भी 1/2 आएगा। इसका एलिमेंट निकालूंगा 4/8, ये भी मेरा 1/2 आएगा। तो तीनों केसेस में क्या आया, 1/2 आया। तो इस केस में भी क्या होगा, मेरा डिटरमिनेंट ज़ीरो ही आएगा, चाहे उनके एलिमेंट्स की वैल्यू ज़ीरो हो या उनके रेशो की वैल्यू ज़ीरो हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो आएगा। ये चीज़ कॉलम में भी होगी और रोज़ में भी होगी। इसके बाद है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी का मतलब है अगर मैं किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को, मतलब किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज मतलब रो को कॉलम में, मतलब सॉरी, अगर इस रो को यहाँ से उठा के मैं इस रो को 2 किससे चेंज करा, 5, 3, जैसे कि इस यहाँ पे 3, 2 किससे चेंज करा, 5, 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 3, 2 किससे च
जैसे यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने, R1 को चेंज किया है R3 से, मतलब R1 को चेंज किया R3 से, तो मतलब R1 को रिप्लेस कर दिया मैंने R3 से, इन दोनों को चेंज कर दिया इंटरचेंज। ये वाली रो थी ऊपर आ गई और ये वाली रो थी नीचे आ गई। जब ये वाली रो नीचे आई तो क्या 3 1 7 ये ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, ये नीचे था तो ये ऊपर आ गया, बीच वाला एलिमेंट सेम सेम, मतलब उसी जगह पे। तो लेकिन जब हम ऐसे इंटरचेंज करते हैं किसी भी रोज़ को या कॉलम्स को, तो उसका जो डिटरमिनेंट है उसका साइन चेंज होते हैं। जैसे कि पहले पॉजिटिव था डिटरमिनेंट, अब क्या होगा, नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसको दोबारा चेंज करूँ, अभी मैंने इसको R1 को R3 से चेंज कराया, अगर मैं दोबारा चेंज करूँ R2 को R3 से, अब की बार मैं R2 को R3 से चेंज करता हूँ तो दोबारा साइन चेंज होगा। अभी माइनस का है तो फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन रो चेंज हो गई हैं। स्विचिंग प्रॉपर्टी मतलब मेन यही है कि अगर रोज़ या कॉलम को चेंज करता हूँ मैं, इंटरचेंज करूँगा, तो उसके डिटरमिनेंट का साइन चेंज होंगे। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि मेरा ये मेरा एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के किसी भी रोज़, हाँ इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिटरमिनेंट है, अगर डिटरमिनेंट किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो किसी एक रो से ही हो सकता है या किसी एक कॉलम से ही हो सकता है। डिटरमिनेंट में जो कांस्टेंट होगा वो किसी एक रो से ही मल्टीप्लाई होगा, किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में क्या है, ये मेरा डिटरमिनेंट है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा 1 मान ली मैंने। तो इसको ना मैंने इसके R1 को मैंने R1 के से मल्टीप्लाई कर दिया। के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है जीरो को छोड़ के, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और R1 पे ही शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो नया बना ये के A1 A2 के A2 के A3, तो मेरी ये वैल्यू बन गई। इसके बाद मैं इसका डिटरमिनेंट निकाला तो वो मेरा आया डेल्टा 1, और इस डिटरमिनेंट को मैंने, और एक ये के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस डिटरमिनेंट इसका ये जो डिटरमिनेंट आएगा वो ऑलवेज इसके बराबर होगा कि उसके पहले डिटरमिनेंट के वो के से बाहर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मतलब पहले तो ये था, तो अगर मैं चाहे उसको ऐसे सॉल्व करूं या के को बाहर निकाल कर सॉल्व करूं, तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज सेम। चाहे उसको मतलब के को किसी रोज़ कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकाला, या उस डिटरमिनेंट को पहले, इस डिटरमिनेंट की पहली वैल्यू निकाली बाद में कैसे मल्टीप्लाई करा, तो दोनों की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में के एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं, जैसे कि A1 B1 A2 B2 C2 A2 B3, जैसे ये आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, एक बार में मैं इसको ये वाला B1 वाले B एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा, तो A1 तो A C और D, तो A C और D वाले एलिमेंट्स को लिखा, और दूसरी बार में A एलिमेंट्स को छोड़ दूंगा, B C और D एलिमेंट्स को लिखूंगा। उसका ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहती है ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है किसी भी डिटरमिनेंट के ट्रायंगल, मतलब ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल, तो ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं 0 0 मिलके, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, इधर भी, और और ये डायगोनल के ऊपर अबव, और डायगोनल हमेशा इधर से इधर बनेगा। ये वाला डायगोनल कभी नहीं बनता, इसी को डायगोनल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके रो कॉलम की वैल्यू, डायगोनल मतलब होता है जहाँ पे I इक्वल टू J होता है, जहाँ पे I और J की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे पहला कॉलम A11 आता है, यहाँ पे A22 आता है, A33 आता है। तो जहाँ पे I की वैल्यू J के बराबर होती है, तो उस एलिमेंट को क्या कहते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। if I इक्वल टू में J देन A ऑफ I J, देन उस एलिमेंट को क्या कहेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट। तो अगर इसके नीचे एक ट्रायंगल 0 बना रहा हो, एक ऊपर बना रहा हो, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, A1 B1 D3, A1 B1 D3, इसका ये आ गया, और इसका A1 B2 है, B1, ठीक है।
A1B2C3, A1B2C3, तो इसका ये प्रोडक्ट आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद ही तो अब देखते हैं इन तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे।